गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने तरल अनुपातों की श्रेणी का पहला अनुपात चालू अनुपात या करंट रेशियो देखा था। आज हम उसी तरल अनुपातों की श्रेणी का दूसरा अनुपात तरलता अनुपात या त्वरित अनुपात देखेंगे। तरलता अनुपात एवं त्वरित अनुपात करंट रेशियो की तुलना में अधिक तरल स्थिति को प्रदर्शित करता है। किसी व्यवसाय द्वारा उसके दायित्व को तुरंत चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए तरलता अनुपात ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर व्यवसाय के समक्ष उसके दायित्वों को चुकाने की स्थिति को देखा जाता है और ऐसी परिसंपत्तियां जो तुरंत रोकड़ या रोकड़ तुल्य में परिवर्तित हो सकती हों, केवल उनको यहाँ पर लिया जाता है। इसे त्वरित अनुपात या अम्ल परक अनुपात भी कहा जाता है। तरलता अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। लिक्विडिटी रेशियो को ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसमें लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स को हम करंट लायबिलिटी से विभाजित करते हैं। यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा लिक्विडिटी और क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यहाँ पर लिक्विड असेट्स को कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिक्विड असेट्स को ज्ञात करना बहुत सरल है। करंट रेशियो में हमने करंट असेट्स को ज्ञात करना सीखा था। उस करंट असेट्स में हमने बहुत सारी चीजें सम्मिलित की थी, जिनमें मुख्यतः रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य, ट्रेड रिसीवेबल्स, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स जैसी बहुत सारी चीजें देखी थी। इनको जोड़ करके हम दो चीजों को घटा दें, यहाँ पर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, इन दो चीजों को अगर हम यहाँ घटा देते हैं तो शेष बची हुई जो राशि होगी वो क्विक असेट्स के रूप में यहाँ पर निकलेगी। इसी प्रकार से जो करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज भी हमने करंट रेशियो में देखी थी कि किस प्रकार से निकालनी है। एक बार पुनः करंट लायबिलिटीज में शामिल होने वाली मदों का हम यहाँ पर देखें तो इसके अंतर्गत ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में शामिल होंगी, जो हमने करंट रेशियो पढ़ते समय देखा था। इस प्रकार से अब दोनों ही मदों का अमाउंट ज्ञात करने के बाद में हम इनका भाग दे देंगे तो हमें लिक्विडिटी या क्विक रेशियो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और महत्वपूर्ण है। कल हमने देखा था कि करंट रेशियो का जो आदर्श अनुपात है वो 2:1 है, लेकिन यहाँ पर तरलता अनुपात का जो आदर्श अनुपात है वो 1:1 है। यानी क्विक असेट्स करंट लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए एक आदर्श स्थिति के अंतर्गत। जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि तरल संपत्तियों में स्कंद एवं पूर्वदत्त व्यय को छोड़कर सभी चालू संपत्तियां सम्मिलित होती हैं। यानी दो चीजें हमने वहां माइनस की थी, एक तो इन्वेंट्री या स्टॉक और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दो चीजें छोड़कर जो बाकी जो करंट असेट्स हैं वो पूरी की पूरी यहाँ पर तरल संपत्तियों में शामिल होगी। ये दो चीजें क्यों निकाली जाती हैं, तो इनका हम स्पष्टीकरण यहाँ पर इस प्रकार से देखें कि जो स्कंद है, स्कंद निकट भविष्य में तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार पूर्वदत्त व्यय प्रकृति अनुसार ही रोकड़ उपलब्ध नहीं करवाते एवं केवल पूर्व अवधि के भुगतानों के कारण आगामी अवधि में आवश्यक रोकड़ की मात्रा को कम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर पूर्वदत्त व्ययों को भी यहाँ पर क्विक असेट्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और हैं
जो यहाँ पर हम जब क्विक असेट्स को कैलकुलेट करते हैं तो उनको करंट असेट्स में से निकाल देनी चाहिए, वो है अग्रिम भुगतान एवं अग्रिम आयकर। क्योंकि ये भी ऐसी मदें हैं जो नकद में परिवर्तित नहीं की जा सकती, इसलिए इनको भी निकाल दिया जाना चाहिए। अभी तक हमने देखा कि क्विक रेशो क्या होता है, क्विक रेशो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और क्विक रेशो को ज्ञात करने के लिए आवश्यक मदें किस प्रकार से आकलित की जाती हैं। अब हम एक बैलेंस शीट के कुछ हेड्स को यहाँ पर लेंगे और फिर क्विक रेशो ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो हेड्स हमने लिए हैं उनमें ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्सेशन, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, एडवांस इनकम टैक्स, पेमेंट इन एडवांस एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये सारी मदें हमने यहाँ पर दर्शाई हैं। इन्हीं आधार पर हम यहाँ पर क्विक रेशो निकालेंगे। सबसे पहले क्विक रेशो निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? क्विक असेट्स की जरूरत होती है। क्विक असेट्स को निकालने के लिए करंट असेट्स में से दो चीजें हम माइनस कर देते हैं, और अभी हमने देखा कि जो भी हमने एडवांस पेमेंट्स किए हैं, क्योंकि एडवांस पेमेंट्स भी कैश में परिवर्तित नहीं होते, इसलिए उन एडवांस पेमेंट्स को भी हम यहां से हटा देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि करंट असेट्स नेचर की कौन कौन सी मदें हैं। तो यहां पर हम स्पष्टतः देख रहे हैं कि इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, एडवांस इनकम टैक्स, पेमेंट इन एडवांस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये 5 मदें जो हैं, अंतिम 5 मदें, ये हमारी करंट असेट्स नेचर की मदें हैं। इन मदों में से हम 3 मदें, इन्वेंट्री, एडवांस इनकम टैक्स और जो पेमेंट इन एडवांस हैं, इनको हटा दें, यानी शेष बची हुई जो 2 मदें हैं, यानी रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन 2 को ही रखें, तो हमारी जो अमाउंट होगी, हमारी जो राशि निकल कर आएगी, वो हमारी क्विक असेट्स की राशि हो जाएगी। इसी प्रकार से हम अगर करंट लायबिलिटी की हेड्स को आइडेंटिफाई करें, तो करंट लायबिलिटीज की हेड में यहाँ पे ट्रेड पेबल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रपोज्ड डिविडेंड है और प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्सेशन है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्सेशन को हम यहाँ पर करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं करेंगे। केवल 4 मदें यहाँ पर ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड, ये 4 चीजें ही यहाँ पर करंट लायबिलिटी के इंक्लूड होंगी। जैसा कि हमने अभी प्रश्न का विश्लेषण करते समय देखा कि कौन कौन सी मदें क्विक असेट्स नेचर की हैं, कौन कौन सी मदें करंट लायबिलिटी नेचर की हैं। तो यहाँ पर एक बार उसको हम वापस से रिवाइज करें तो क्विक असेट्स में केवल रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों मदों को जोड़ लें तो रिसीवेबल्स का अमाउंट 26,150 रुपीज था और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का अमाउंट 2,430 रुपीज था। इन दोनों का जोड़ या योग 28,580 रुपीज का होगा। 28,580 रुपए यहाँ पर हमारे क्विक असेट्स के अमाउंट के रूप में निकल कर आते हैं। इसी प्रकार हम अगर करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करें तो करंट लायबिलिटीज में हमने देखा था कि 4 हेड्स यहाँ पर आते हैं, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड। इनका जो अमाउंट है 21,187 प्लस 2,600 प्लस 6,200 4,313, इन सभी चारों अमाउंट्स को हम जोड़ दें तो इनका योग होगा 34,300, यानी 34,300 रुपए यहां पर हमारे करंट लायबिलिटी के रूप में निकल कर आते हैं। जैसा कि हमने अभी दोनों ही मदों को ज्ञात किया कि क्विक असेट्स का जो अमाउंट होगा वो 28,580 रुपए होगा और करंट लायबिलिटीज का अमाउंट 34,300 होगा। अब
क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दोनों को विभाजित करना होगा। तो विभाजित करने के लिए हमने यहाँ पर देखा 28,580 डिवाइडेड बाय 34,300। तो यहाँ पर जो भागफल निकल कर आता है वो होगा 0.833। तो इसलिए यहाँ पर जो क्विक रेशियो होगा 0.833:1, यानी 0.833:1 ये हमारा क्विक रेशियो या तरलता अनुपात निकल कर आता है। धन्यवाद। आज हमने देखा कि तरलता अनुपात या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसका आदर्श अनुपात क्या होता है, और उसके पश्चात हमने एक बैलेंस शीट के कुछ फिगर्स लेकर के प्रैक्टिकली हम इस अनुपात को कैसे ज्ञात करते हैं वह पूरी प्रक्रिया देखी। अब इस के आधार पर हम अन्य प्रश्न भी सरलता पूर्वक कर सकते हैं। कल के वीडियो में हम एक नया वीडियो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का लेके आएंगे।